अमीर बनने की चाह किस में नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा कमाना और उसे संभाल के रखना एक आर्ट है। स्कूल्स कॉलेजेस में हमें हर तरह की शिक्षा दी जाती है सिवाय फाइनेंस की। पैसों को लेकर आज के टाइम पे आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, आगे जाकर वो सारी डिसीजंस आपके फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर असर करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो ना तो आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे और ना ही उस पैसे को सेव कर पाओगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर लिखी गई एक मैजिकल बुक के बारे में, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मशहूर ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने। मॉर्गन हाउसेल एक इन्वेस्टर और एक जाने माने ऑथर हैं। इसके साथ वो एक इन्वेस्टर फंड और एक कोलैबोरेटिव फंड के इन्वेस्टर भी है, जिसे 14 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। चलिए तो उनकी लिखी इस बुक की समरी को अब स्टार्ट करते हैं। इस किताब के बारे में अगर सिंपली बताया जाए तो ये किताब ह्यूमन बिहेवियर और फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं वो बताती है। बुक का पहला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इस दिखावे के चक्कर में कभी कभी लोग खुद ही बिक जाते हैं और सड़क पे आ जाते हैं। इस किताब में मॉर्गन ने एक ऐसी स्टोरी का वर्णन किया है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कॉलेज के दौरान मॉर्गन एक आलीशान होटल में वैले का काम करते थे और उसी होटल में अक्सर एक कम उम्र वाला जीनियस मिलियनर आता था, जो कि पेशे से एक टेक एग्जीक्यूटिव था। दिमाग से बहुत तेज था वो लड़का, लेकिन पैसों के मामले में बहुत ही अनलकी। बहुत ही कम टाइम में ही उसने बहुत सारा पैसा कमाया, और सबसे मजे की बात तो ये है कि उसने 4 सक्सेसफुल टेक कंपनीज बनाकर उन्हें भी बेचकर खूब सारा पैसा बनाया। लेकिन बदकिस्मती से एक भी पैसा ये संभाल नहीं पाया। कुछ ही सालों में इसने करोड़पति से रोडपति का सफर तय कर लिया। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों? इतना होशियार होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो सब कुछ गवा बैठा? क्योंकि वो लड़का बड़ा ही एरोगेंट था और हमेशा पैसों की ही अकड़ दिखाया करता था। ना तो वो कभी पैसों की महत्व को समझा और ना ही कभी लोगों के प्रति उसका बर्ताव सही था। उसके इन्हीं रवैये के वजह से उसका दिवाला निकल गया और उसे अपने सारे पैसों से हाथ धोना पड़ा। अब बात करते हैं एक और कहानी की, जो इस कहानी से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या आप लोगों ने कभी रोनाल्ड रीड का नाम सुना है? वैसे तो वो एक चौकीदार था। उसके अलावा भी उसने बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम किए, जैसे कि गैस स्टेशन में गाड़ी रिपेयरिंग का काम, एज अ स्वीपर, फ्लोर साफ करने का काम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे सब छोटे मोटे काम करते उसने अपने लिए $12,000 की कीमत का एक घर खरीद लिया था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे तो आप और भी चौंक जाएंगे। मरने से पहले इस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि इनकी डेथ के दिन की न्यूज हेडलाइन बन गई। जी हां दोस्तों, $8 मिलियन अपने पीछे छोड़ गए थे रोनाल्ड रीड। है ना ये आश्चर्य की बात? क्योंकि ना तो उसने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही वो कोई पैदाइशी मिलियनर था, लेकिन फिर भी एट द एज ऑफ 92 उसके पास $8 मिलियन थे, जिसमें से 2 मिलियन उसने अपने 2 सौतेले बच्चों के नाम किए और बाकी के 6 मिलियन उसने एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में दान कर दिए। लेकिन इतना पैसा रोनाल्ड ने बनाया कैसे? ये एक फाइनेंशियल साइकोलॉजी है जो आमतौर पे हर कोई निग्लेक्ट करता है, लेकिन रोनाल्ड ने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मामला है, जहां पे रोनाल्ड ने एक एक पैसा सेव किया, यहां तक कि उसने कभी इंटरेस्ट की राशि भी नहीं निकाली। वो सालों तक वो सारा पैसा इन्वेस्ट करता रहा
और उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ, जिससे रोनाल्ड को एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति हुई। ये दोनों कहानियां एकदम सच्ची घटना से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक और कहानी है रिचर्ड की, जिसने हार्वर्ड जैसी नामी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव था जो 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया था। एक पॉपुलर बिजनेस मैगजीन की अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल की लिस्ट में उसका नाम शामिल था। कनेटिकट में उसका 80,000 स्क्वायर फुट का बंगलो था, जो कि काफी शानदार था। 2 स्विमिंग पूल्स, 2 लिफ्ट्स, 2 गराजेस और 11 बाथरूम थे। लेकिन मजे की बात कुछ और ही है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इतनी आलीशान बंगलों की मेंटेनेंस की कीमत क्या होगी? आपके जानकारी के लिए बता दूं, $90,000 पर मंथ। अब आप ही सोचो, इतना खर्चा चलाना तो कोई आसान काम नहीं। तो रिचर्ड ने क्या किया होगा? क्या वो इतना अर्न करता था? नहीं, इसलिए उसने बहुत सारा कर्जा लिया था। लेकिन थोड़े ही दिन में उसकी जिंदगी करवट बदली और वो रातों रात फुटपाथ पर आ गया। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड दोनों ही मिलियनर थे, लेकिन इन दोनों से हमें अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों से हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं। पैसा कोई दिखावे की चीज नहीं है, बस आपको फाइनेंशियल साइकोलॉजी समझना पड़ता है। तभी तो अमीर होने के बावजूद रिचर्ड अपने पैसों को संभाल नहीं पाया, और वही रोनाल्ड रीड जैसे लोग पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने की वजह से एक शानदार अचीवमेंट कर पाए। फाइनेंशियल फील्ड एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस फील्ड पे नॉलेज से ज्यादा आपका बिहेवियर महत्वपूर्ण है। इमोशन के बेसिस पे नहीं, पैसों की साइकोलॉजी समझ के उस बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए हमें। आपको बस थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा पैसों के मामले में डील करने के लिए। अमीर कोई भी बन सकता है, लेकिन हम्बल सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, और ये हम्बलनेस ही आपको सबसे अलग और वाइज बनाता है पैसों के मामले में। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर, नेवर इनफ। क्या आप कह सकते हो आपके पास जो है, जितना है, वो काफी है? अमेरिका का कोई मिलियनर हो या फिर इंडिया की कोई मिडिल क्लास फैमिली, वो सोच भी नहीं सकते कि पैसे और जरूरत भी कभी इनफ हो सकते हैं। लेकिन वही जो लोग इनफ का सही अर्थ समझ लेते हैं, वो फाइनेंशियल फील्ड में अपना छाप छोड़ जाते हैं। ये वाली कहानी है ऐसे ही एक शख्स के बारे में जिन्होंने इनफ शब्दों को बहुत ही हल्के में लिया। कोलकाता का एक गरीब घर का लड़का था रजत गुप्ता, जिसने अनाथ होने के बावजूद भी अपने हार्ड वर्क और कड़ी निष्ठा से 45 साल की उम्र में मैकिन्सी जैसे पॉपुलर कंसल्टेंट फर्म का सीईओ बन गया। इसके साथ साथ वो 5 अलग अलग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। 2008 तक उनका नेट वर्थ $100 मिलियन बन चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि पैसे और पावर की लालच उन्हें खुश नहीं रहने देती। वो अपने इमोशंस, लालच को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। मिलियनर बनने के बाद अब उन्हें बिलियनर की लिस्ट में अपना नाम बनाना था, इसीलिए वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाए अपने नेटवर्थ से। उन्हें बस किसी भी हाल में और पैसा कमाना था। 2008 में गोल्डमैन सैक्स कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत नाजुक हो चुकी थी। शेयर हर दिन गिर रहे थे, इसीलिए उस कंपनी में वॉरेन बफे ने $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। ये बात पता चलते ही रजत ने एक ट्रिक चलाई, जिसे वो बस कुछ ही घंटों में $17 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिए। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है, जिसकी वजह से रजत ने न केवल अपनी सारी दौलत गंवाई, बल्कि अपना रेपुटेशन खोया, और साथ ही साथ उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रजत गुप्ता के पास पहले से ही नाम, दौलत, शोहरत, यहां तक कि $100 मिलियन भी थे, लेकिन फिर भी वो और पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि गुप्ता जी के पास इनफ का कोई सेंस ही नहीं था।
इस घटना से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। नंबर 1, बहुत ज्यादा का लट इंसान के लिए हानिकारक होता है। ज्यादा फेम, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा नाम, शोहरत, सब कुछ डुबो के रख देता है, क्योंकि आपको अपने इमोशंस जैसे कि ग्रीड, एंगर, फियर, ये सब कंट्रोल नहीं करना आता है। इसीलिए इंसान अपना हद भूल जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे अब रुकना कहां है। नंबर 2, दूसरी शिक्षा यह है कि कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। सोशल कंपैरिजन एक दीमक की तरह होता है जो अंदर से आपको पूरा खोखला बना देता है, क्योंकि जीतना और पैसा बनाना इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इस रेस में आप दौड़ने लगो तो आप सब कुछ हार जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहां तक चलना है और कहां रुकना है। एक बार लास वेगस के कसिनो ओनर से पूछा गया था कि इस खेल में जीतने का क्या तरीका है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उस कसिनो ओनर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो कहते हैं कि यहां पे जीतने का एक ही तरीका है, कसिनो में आते ही बाहर निकल जाओ। Satisfaction is the only key to success। अगर आप अपने आप से ही सेटिस्फाइड ना हुए तो सब कुछ गवा बैठोगे। नंबर 3, तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि रिस्क और इनफ का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कब आपको रिस्क लेना है और कब आपको बस इनफ में खुश रहना चाहिए। अब आते हैं अगली चैप्टर की ओर, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा हथियार है जो आपके फ्यूचर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी जगह पे करना चाहिए जो आपको लॉन्ग रन का प्रॉफिट दे, लेकिन अक्सर इंसान शॉर्ट टर्म या फिर शो ऑफ की जिंदगी जीना पसंद करता है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि इंसान को हमेशा दूर का सोचना चाहिए, इसीलिए उन्हें सही तरीके से फाइनेंशियल फील्ड को समझना पड़ेगा। और अगर आप सच में प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर आप किसी सेफ जगह जैसे कि बैंक में एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सिक्योर तो रहेगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेथड है। ऐसे तो फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करने के लिए आपको डाउट, अनसर्टेनिटी, टाइम एंड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, तभी आपको इससे फायदा होगा और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इस बुक से हमें और एक इंपॉर्टेंट नॉलेज यह भी मिलता है कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग व्हिच ऑलवेज टेक्स टाइम, यानी कि यहां आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू। इसीलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की एक साइकोलॉजी ये भी है कि आपको मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे आपके मेंटल पीस को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखिए दोस्तों, एक होता है अमीर होना और एक होता है अमीर दिखना। जैसे कि किसी के पास अगर लग्जूरियस कार्स हो या फिर एक आलीशान बंगलो, तो हम यही सोच लेते हैं कि वो कितना अमीर है। लेकिन इन सब के पीछे उस शो ऑफ करने वाले बंदे के लोन्स, ईएमआईज, ये सब नहीं दिख पाते, क्योंकि इंसानों का परसेप्शन ही यही है कि अमीर होने का मतलब होता है आलीशान घर, लग्जूरियस कार्स, फॉरेन टूर्स, ब्रांडेड कपड़े वगैरह वगैरह। इस किताब के द्वारा ऑथर हमें यही बताते हैं कि अमीर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर बने रहना। रिच कोई भी बन सकता है, लेकिन अमीरी को टिका पाना सबके बस की बात नहीं है। मॉर्गन बताते हैं कि जो लोग पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, अक्सर वही अमीरी सी गरीबी का रास्ता फिर से तय करते हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, तब उसे कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं होती।
लेकिन जब किसी के पास हद से ज्यादा पैसा होता है तब उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसीलिए अमीर होना और अमीर बने रहने के लिए लोगों को अलग अलग माइंडसेट की जरूरत है। जो लोग शुरू से ही सेविंग्स करके उसके थ्रू इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका माइंडसेट उन्हें हमेशा अमीर रखेगा। इसीलिए दुनिया के 90% से ज्यादा मिलियनर सेल्फ मेड है और 70% से ज्यादा लोग लॉटरी विनर्स जो कि 10 साल के अंदर अंदर वापस अमीर से गरीब बन जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एंड सर्वाइवल माइंडसेट बनाए रखना चाहिए। मार्केट चाहे जितना भी फ्लक्चुएट करे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इस किताब से ऑथर हमें यह भी लेसन देते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ए के हिसाब से नहीं चला तो प्लान बी भी रेडी रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक सोच रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है गरीब होने से भी ज्यादा दुख की बात क्या है? गरीब से अमीर बनने और उसके बाद फिर से गरीबी में जीना, जैसा कि आपने रिचर्ड की कहानी में देखा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ऑथर ने एक सिंपल लॉजिक बताया है। अगर आप अपने दम पे 10 लाख इन्वेस्ट करके उसे ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी भी 10 करोड़ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल साइकोलॉजी ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर आधारित है। जैसे कि एक गरीब हमेशा यही सोचता है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब उसे हम मैनेज करना सीखेंगे। वही अमीर लोगों की सोच ये होती है कि अगर हम थोड़े पैसों को भी अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो प्रॉफिट के रूप में बढ़ते ही जाएंगे। सेविंग से ही कोई अमीर या गरीब बनता है। आपकी सैलरी ज्यादा है या कम, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम पैसों में भी अगर आप सेविंग्स करते हो तो फ्यूचर में आपको उसका बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं ऑथर के द्वारा दी गई कुछ टाइमलेस मनी एडवाइस। नंबर 1, इंडिपेंडेंट डिसीजन। अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन खुद लो, किसी को इंप्रेस या फिर दिखाने के लिए नहीं। नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। कभी भी फ्यूचर की कमाई को प्रेजेंट में उड़ा मत दो। नंबर 3, फाइंड प्लेजर इन लो कॉस्ट एक्टिविटीज। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। जीने का असली मजा तो डेली के छोटे मोटे एक्टिविटीज में छुपा होता है, जैसे कि एक्सरसाइज, पॉडकास्ट सुनना, रीडिंग एटसेट्रा। नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज एन इमरजेंसी, ताकि अगर स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो आपको अपने शेयर्स लॉस में ना बेचने पड़े। आप अपना इमरजेंसी फंड यूज करके उस क्राइसिस से बच सकते हो। नंबर 5, नेवर इंटरप्ट द कंपाउंडिंग ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ या प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म से ही मिलेगी, कंपाउंडिंग के थ्रू। लेकिन शर्त यही है कि इससे बिना कोई रुकावट के कंपाउंड होने देना है। तो कैसा लगा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी का रिव्यू? उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।